हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेडीली की बुक को जो है कंटिन्यू करेंगे। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रेडियल एंड एंगुलर फंक्शंस। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियल एंड एंगुलर फंक्शन, जो कि वेव फंक्शन के पार्ट्स हैं ये। और देखेंगे इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैसे इनको हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। ओके, तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पे द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व कम्प्लीटली फॉर द हाइड्रोजन एटम। ओके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए कम्प्लीटली सॉल्व किया गया था। ठीक है, हमारा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये मैंने बताया था कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इसका जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा एग्जैक्ट आता है। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे एटम्स जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाती है उनकी प्रॉपर्टीज़ का। ओके, सो यहाँ पे लिखा है द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड completely फॉर हाइड्रोजन एटम एंड फॉर रिलेटेड आयंस which have only one electron such as helium plus and lithium 2 plus. For other atom only approximate value solutions can be obtained. Okay, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया एंड लिथियम 2 प्लस। ठीक है, इन सब में एक ही एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, इनके लिए इसका जो सॉल्यूशन होता है एग्जैक्ट आता है। अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, जैसे सोडियम की बात करें, तो इसके लिए अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं होंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसमें करेक्शन की ज़रूरत होगी और उससे हम एग्जैक्ट चीज़ों के बारे में पता नहीं कर सकते, तो वो जो है यूज़फुल नहीं होते हैं। ठीक है, वो डेटा यूज़फुल नहीं होगा। ठीक है, सो इसलिए ये सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम या यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। फॉर मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन इट इज सिंपलर to solve the wave equation if the Cartesian coordinates x, y, z are converted into polar coordinates r, theta, and phi. The coordinates of the point A measured from the origin and x, y, z is the Cartesian coordinates and r, theta, phi in polar coordinates. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये हमने अभी यहाँ बात कर ली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए कि वो किन चीज़ों पे ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्लाई होती है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एटम होता है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी पोजीशन को कौन डिसाइड करता है? ठीक है, उसकी पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम नॉर्मली नॉर्मली हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को अगर हम उसका पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है, कि उसका पोजीशन क्या है, तो हम क्या करते हैं 3D कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेते हैं। उसके बाद बता देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक टेबल की बात की, ठीक है, कि एक टेबल की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, एक रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं या बोल सकते हैं 3D कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। उसके बाद इसको मेजर करते हैं कि वाई एक्सिस पे इसका ये पैर है और एक्स एक्सिस पे इसका ये एज है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं 3D कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके हम जनरली चीज़ों को डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम, ठीक है, वो मूवेबल होते हैं। ठीक है, मूव करते रहते हैं और मूव करने के साथ साथ उनको मेजर करना होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे मूव करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक यहाँ पे एक फिगर से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे ये है, जैसे अर्थ है, ठीक, सपोज कर लो अर्थ जैसा है। ठीक है, एटम जो होता है स्फेरिकल होता है। ठीक है, होता नहीं, कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इन सबको हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास एक एटम है। ठीक है, तो एटम ऐसा तो है नहीं कि वो 2D होता है, एटम 3D होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में ऐसे मूव करते हैं। ओके,
हम लोग जनरली क्या देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि ये न्यूक्लियस होता है, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन क्या सोचो कि 2D में कोई चीज़ हो सकती है कि एक पेज पे मूव करते रहें, ठीक है। तो 2D नहीं होता है, 3D होता है हमारा, नॉर्मली एटम 3D होता है, ठीक है। ये बस हम समझने के लिए इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। जनरली होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होता है, इस सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस न्यूक्लियस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। अगर एंगल बनाएगा तो हमको 3D कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ एक्सिस की ही नहीं, एंगल की भी नीड पड़ेगी, ओके। एक्सिस की ही नीड नहीं पड़ेगी, साथ साथ एंगल की भी जरूरत पड़ेगी। अब एंगल की जरूरत पड़ेगी तो हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होते हैं उनसे मेजर नहीं कर सकते उसको। उसके लिए हमारे पास होना चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं और कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स z, y एंड x। जेड का पोलर कोऑर्डिनेट r cos थीटा होता है, y का r sin थीटा sin फाई होता है, x का r sin थीटा cos फाई होता है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। जनरली ये नॉर्मल सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं इसको, कोई मुश्किल सा काम नहीं होता है, ठीक है। इसको आप भी ट्राई कर सकते हो। ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस जैसे सपोज कर लिया गया, और कहा गया कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की, ध्यान से समझना इस चीज़ को कि इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे है, ठीक है, ये किसी एंगल पे है और उस इलेक्ट्रॉन से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो वो जिस उसको मिलाते हैं कहाँ से, न्यूक्लियस से। यहाँ पे न्यूक्लियस है, याद रखना यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को अगर हम ऐसे भी बनाएं तो ये भी हम लोग समझ सकते हैं। इस फिगर को कई बार ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ले लेते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं न्यूक्लियस है सेंटर में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, वही वाला फिगर, ठीक है, स्फेरिकल वाला, ऐसे करके, ठीक है। फिर हमको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि कैसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्यूब में इसलिए बताया गया जिससे समझ में आए, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्यूब में ही इस चीज़ को पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, 3D को क्यूब टाइप में ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इस फिगर को कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। हायर बुक्स में पढ़ोगे तो ये वाला फिगर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ऐसे दिखाया जाता है कि इसमें ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये चीज़ सही है, बाकी मैं समझाने के लिए बनाए दे रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऐसे होती है, इसलिए ऐसे ऐसे मूव करते हैं, इसलिए एंगल की नीड पड़ जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्यूब को देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्यूब में कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, न्यूक्लियस कहाँ होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई, ठीक है। बट यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं, ये एक रियल मैथमेटिक्स है जो कि कनेक्ट करती है डायरेक्टली एटम को इस कोऑर्डिनेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से या पोलर कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो कि ये स्फेरिकल पूरा एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ एंगल पे हैं, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ठीक है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस आर है, आर डिस्टेंस है, तो यहाँ से अब ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ठीक है, आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आएगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस साइन थीटा कॉस फाई आएगा, एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, ओके। सो ये हमारे तीनों पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो कि यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, एंड x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉस फाई। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये जो लिखी, ये जल्दी हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, इसको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो ये वही कोऑर्डिनेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज किया गया है, इसको ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, दैट इज ऑपरेटर, ठीक है। और इस ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है डेल, डेल इसको नहीं कहते, सॉरी, ठीक है। इस ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल स्क्वायर डेल एक्स, इसकी वैल्यू जो होती है डेल स्क्वायर डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, y दिख रहा है, z दिख रहा है, यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये जो हमारी लिखी गई है, ये वाली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो लिखी गई है, यहाँ पे ये डेल स्क्वायर है, इसमें हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स का कोई यूज नहीं हुआ है, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज नहीं हुआ है, ठीक है।
ये नॉर्मल सी इक्वेशन लिखी है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा और कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप भी करके ट्राई कर सकते हैं, बट इट इज़ डिफिकल्ट वर्क, ओके। सो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सा एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अब स्टार्ट होता है रेडियल एंड एंगुलर का वर्क, ठीक है। अभी तक तो मैंने बताया कि सबसे पहली चीज़ मैंने बताई कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किन चीज़ों पे अप्लाई होती है, तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे मेनली करेक्ट सॉल्यूशन देता है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड एंड थीटा एंगल वाले, उनकी क्या नीड थी, क्यों आए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि एक्सप्लेनेशन इसका मिलेगा नहीं कहीं पे, ठीक है। और उसके बाद में जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पोलर फॉर्म कैसा होता है वो भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा रेडियल एंड एंगुलर फंक्शन, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, कोई भी जब फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, वेव फंक्शन, सो साई टोटल इसको बोलते हैं कई बार, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज द रेडियल पार्ट एंड दिस इज द एंगुलर पार्ट, ठीक है। ये है एंगुलर पार्ट एंड ये है रेडियल पार्ट, ठीक है। आर, अच्छा ये आर की वैल्यू मैंने बता दी थी यहाँ पे। ये चीज़ याद रखना कि पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है वो डिस्टेंस को आर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को याद रखना। ये आर की वैल्यू क्या होती है, एंड थीटा एंड फाई की मैंने बता ही दिया था। थीटा एंगल इज डायरेक्ट जेड एक्सिस के साथ जो बनता है, और फाई एंगल जो फाई जो है, फाई एक्सिस हमारा कहाँ पे बनता है, फाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट के साथ बनता है, और जो पार्टिकल की पोजीशन होती है उसके परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करते हैं उसके अंडर में बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी हैं। R is a function that depends on the distance from the nucleus, which in the terms depends on the quantum number n and l। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ठीक है। क्वेश्चंस एडवांस लेवल में भी बन जाते हैं इससे, ठीक है। और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन ऐसी जगह से, कि जो हमारा आर आर होता है वो किस चीज़ को डिनोट करता है। तो यहाँ पे मैं इसको सेपरेट करके लिख दूँ, ठीक है, रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन। तो रेडियल फंक्शन का जो आर आर होता है दैट इज आर आर, एंड इसका क्या होता है, थीटा फाई, ठीक है। तो आर आर किसको दिखाता है, आर आर डिनोट करता है एन एंड एल की वैल्यूज को, थीटा एंड फाई एल एंड एम की वैल्यूज को डिनोट करता है। एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ पे भी एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एम क्या है हमारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। इक्वेशन 1.6 में भी रिटर्न है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ऐसे लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे एन एल लिखा गया है, यहाँ पे एम एल लिखा गया है, बाकी समझने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे भी किसी के साथ, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम केमिस्ट्री है, तो क्वांटम में एक चीज़ याद रखना कि फंक्शंस को हम डिफरेंट डिफरेंट लेटर से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए लिख दिया गया है, ठीक है। अब ए लिखा है, एम एल लिखा है, तो यहाँ पे ए का कोई मतलब नहीं आएगा, एम एल देख के पहचानना होगा कि ये क्या है, एंगुलर पार्ट को बोल रहा है, ठीक है। तो ये है क्वांटम केमिस्ट्री का जो लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके भी यहाँ पे पहचानना है, इसके भी यहाँ पे पहचानना है कि वो कौन सा पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं द स्प्लिट ऑफ द वेव फंक्शन टू टू पार्ट्स कैन बी सॉल्व सेपरेटली। यहाँ पे लिखा है रेडियल पार्ट, रेडियल फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन द क्वांटम नंबर एन एंड एल, एंड AML is equals to total angular wave function which depends on the quantum number m and l, okay। So the radial function r has no physical meaning। देखो इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, रेडियल फंक्शन आर हैज नो फिजिकल मीनिंग। ये इंपॉर्टेंट जहाँ पे बोलेंगे उन चीज को नोट डाउन कर लेना, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बट आर स्क्वायर गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द स्मॉल वॉल्यूम dv near the point at which the r is measured। For a given value of r, the number of small volume is 4 pi r square, so the probability of the electron being at distance r from the nucleus is 4 pi r square r square। This is called the radial distribution function, okay। तो इस चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पे, ये चीज़ क्या लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो इसको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। आर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे जैसे हमको निकालना है, जैसे हमको किसी चीज़ का कोई, जैसे हमको मेजर करना है किसी क्यूब का वॉल्यूम, तो हमको क्या ज़रूरत होती, इसके लिए हमको क्या ज़रूरत होती है, इसके वॉल्यूम को, जैसे क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो हमको क्या ज़रूरत है, मेनली एज लेंथ पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम ए क्यूब करके निकाल लेंगे। बट यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट दे दिए गए 2,0,
तो क्या इसके भी यहाँ पे हम इसको निकाल सकते हैं, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट दिया हो तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है। या तो क्या करो, 2 का दे दो, ठीक है, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि किसी एक वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिससे कुछ हेल्प ही ना मिल रही हो, जिससे कोई क्लू ही ना मिल रहा हो सॉल्व करने का, तो उसको कहते हैं उसका फिजिकल मीनिंग कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आर का कोई मतलब नहीं होता। आर स्क्वायर जो होता है, आर स्क्वायर इज द ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन probability of finding the electron in small volume dv, ठीक है, in small volume dv, in small volume dv। अब ये चीज क्यों लिखी गई, dv क्यों लिखा गया, स्मॉल वॉल्यूम क्यों लिखा गया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि एक घर में कितने लोग हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो किसी से पूछ लूँ कि एक घर में कितने लोग हैं, ठीक है, उसको पता हो तो बता सकता है। लेकिन मैं पूछ लूँ कि कितने लोग हैं, ठीक है, मैं ये ना बोलूँ कि घर है या क्या है, तो वो कंफ्यूज रहेगा और बहुत सारी वैल्यूज बता सकता है, ठीक है, ठीक है, 1 2 4 जितना भी बोल सकता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का भी बता सकता है, ठीक है। दैट इज हमको एक डिफिनिट वॉल्यूम लेना पड़ता है, वॉल्यूम उसके अंदर बताना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स की वो प्रेजेंस, ठीक है। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल वॉल्यूम डीवी। V इज द वॉल्यूम एंड इफ D लगा देते हैं तो दैट इज अ स्मॉल वॉल्यूम। ये होता है मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस r होती है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया न्यूक्लियस से। तो ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको कहते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका मतलब है कि रेडियली ये बोल सकते हैं आर डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, इसको कहते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। अब इसके ग्राफ्स भी बने हैं, ठीक है, इसके ग्राफ बने हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। इन ग्राफ्स को मैं कैसे बनाते हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम नोड की बात करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स की बात करेंगे, ठीक है, रेडियल नोड एंगुलर नोड्स की बात करेंगे, तब हम बताएंगे कि ये ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ठीक है। जनरली हम ये देख लेते हैं, ठीक है, या फिर मैं यहीं पे इसको डिस्कस नहीं करूँगा अभी, ठीक है, क्योंकि मैं बुक को कंसिडर करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बुक से ही हमको करना है, बुक में जहाँ पे जो चीज़ है वहीं पे उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर हम पहले एक्सप्लेन करेंगे तो बुक का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, वो अपना एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वेट करिए, आपको पता चलेगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, प्लॉट करते हैं। बस आप देख लीजिए कि 1s ऑर्बिटल होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है, 2s होता है तो ऐसा, 2p होता है, 3s होता है। बिल्कुल दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, इसको जैसे ही आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द हाइड्रोजन प्लॉटेड अगेंस्ट आर एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देख लूँ कि नोट्स, ठीक है, काफ़ी लंबा लेक्चर बन जाएगा इसका। तो इसको जो है हम कंक्लूड करते हैं इसी ग्राफ पे, ठीक है, यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं, ठीक है, और इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो ठीक है, क्योंकि इसमें अभी आगे और सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो इतना आपको समझ में आया होगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये ग्राफ प्लॉट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ प्लॉट देखेंगे कि ग्राफ प्लॉट कैसे होता है, और एंगुलर फंक्शन, और ये जो नोड्स हैं, नोड्स कैसे बनते हैं, ऑर्बिटल में नोड्स कैसे बनते हैं, ऑर्बिटल का शेप कैसे डिसाइड होता है। शेप के बारे में वैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। और प्रोबेबिलिटी कैसे होती है कि फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक प्योर क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होगी, ठीक, जहाँ पे केमिस्ट्री नहीं लगेगी आपको, पूरी तरह से मैथ और फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा चीज़ों का। तो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि एक साथ ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने से चीज़ें कम समझ में आती हैं, ठीक है। आप उसको रिकेप करिए, उसके बाद इसको जो है देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये समझ में आएगा ये सब कैसे नोट्स बनते हैं, ठीक है, ये कैसे यहाँ पे डेंसिटी नहीं है, ठीक है, और ये सारे नोट्स कैसे बन जाते हैं। दैट इज़ काफ़ी एक्सप्लेनेशन है इसका। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं इसको। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू।